ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश में धर्म संग्राम शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर में पिछले महीने की 28 तारीख से इसकी शुरुआत हुई। नेम प्लेट और क्यूआर कोड के जरिए दुकानदारों के धर्म की पहचान की जा रही है। पूरे कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस मुहिम की गवाही दे रही हैं। शुरुआत मुजफ्फरनगर से की गई, फिर शामली के दुकानदारों की पड़ताल हुई। कल हरिद्वार सीमा पर दुकानों की जांच पड़ताल की गई। आज ये मुहिम गाजियाबाद जिले में पहुंची। वैसे तो इस तरह की जांच पड़ताल का काम प्रशासन का होता है, लेकिन मामला धर्म आस्था से जुड़ा तो इस मुहिम की अगुवाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वामी यशवीर कर रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत हैं। स्वामी यशवीर ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ हाईवे पर पड़ने वाले गाजियाबाद जिले के ढाबों में जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने होटल और ढाबे वालों को भगवान वराह की तस्वीरें दी और हिंदू होने की पहचान स्थापित करने के लिए तस्वीर को दुकानों पर लगाने को कहा है। जिस वक्त स्वामी यशवीर ढाबों की पहचान की मुहिम चला रहे थे, उस वक्त एबीपी न्यूज की टीम वहां मौजूद थी। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वामी यशवीर लगातार यहाँ पर वारा भगवान की जो तस्वीर है उसे लेकर आए हैं और उसके अलावा भगवा झंडा लेकर आए हैं, जिसे खाद्य की जो दुकानें हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, वहाँ पर लगातार वितरित कर रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ पर कि किस तरह से जो भगवान वारा की मूर्ति है, जो भगवान वारा की यहाँ पर तस्वीर है, उसे दुकानों में जाकर, खाद्य पदार्थों की दुकानों में जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर लगातार वितरित किया जा रहा है। अब आप देखिए कि जिस तरह से दुकान के जो संचालक हैं, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट के जो संचालक है, उनको आप देखिए कि किस तरह से भगवान वारा की जो तस्वीर है उसे वितरित किया जा रहा है और उसके अलावा नारेबाजी की जा रही है। असल में जिस तरह से कांवड़ के दौरान नाम का जिस तरह से लगातार विवाद चल रहा है, तो ऐसे में उसी कड़ी में स्वामी यशवीर जैसे जो संत हैं वो लगातार भगवान वाराह की तस्वीर और लगातार भगवा झंडा वितरित कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हीं दुकानों पर कांवड़ के दौरान खाए पिए जहां पर भगवान वाराह की तस्वीर लगी है। तो ये स्थिति है कि जो अभियान मुजफ्फरनगर से चल के मेरठ तक पहुंचा था, वो अब गाजियाबाद तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद में अपनी इस मुहिम के दौरान स्वामी यशवीर ने क्या कुछ चौंकाने वाला दावा किया है, उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले दिखाते हैं आपको कि स्वामी यशवीर और उनकी टीम किस तरीके से ढाबे वालों की पहचान कर रहे हैं। स्वामी यशवीर खाने पीने की दुकानदारों की पहचान के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो ये कि दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर और भगवा रंग का धर्मध्वज भेंट कर रहे हैं। दुकानों पर इन चीजों को लगाने को कह रहे हैं। और पहचान का दूसरा तरीका है दुकान पर पेमेंट के लिए लगे यूपीआई बारकोड। इस बारकोड को स्वामी यशवीर के साथ चल रहे लोग स्कैन करके चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि दुकानदार हिंदू है या मुसलमान और उसने अपनी दुकान की नेम प्लेट सही लगा रखी है या नहीं। इसी बारकोड स्कैन की वजह से अब तक 2 खुलासे हुए, जिसको लेकर कांवड़ रूट पर विवाद हुआ और हिंदू मुसलमान वाली जंग शुरू हुई। पहला विवाद 28 जून को हुआ। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णव ढाबे पर स्कैनर से स्कैन करने पर मुस्लिम नाम जाहिद आ गया। दूसरा मामला कल खुला जब हरिद्वार सीमा पर स्कैन से पता चला गुप्ता चाट भंडार के भीतर गुलफाम चाय बिस्किट बेच रहा है। इसकी कहानी आगे बताएंगे। अभी पहचान के दूसरे हथियार के बारे में आप जानिए। ये लोग भगवान वराह की तस्वीर दुकानों पर लगाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में वराह अवतार को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है, जो सुअर के रूप में अवतरित हुए, और मुस्लिम धर्म को मानने वाले सुअर को वर्जित मानते हैं। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम दुकानदार नाम बदल कर दुकान चला रहा होगा तो वो अपनी दुकान पर भगवान वराह की तस्वीर नहीं लगाएगा और इस तरह से उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी। कांवड़ रूट पर इस पहचान मुहिम के सर्वे सर्वा स्वामी यशवीर। आज एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शिवांक से बात करते हुए स्वामी यशवीर ने हरिद्वार में बिकने वाले कावड़ों को लेकर एक नया दावा किया। हरिद्वार के अंदर जो काली वर्दी है वो बड़ी सस्ती मिल रही है और जो कावड़ में पहनने वाली भगवे रंग की, पीले रंग की वर्दी है वो महंगी मिल रही है। तो कावड़ लाने वाले सस्ती के चक्कर में
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतार, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए वाली बात के अनुसार वो विचार तो नहीं करते। अरे ये काली क्या है, ये काली भी उन जिहादियों के द्वारा ही चलाई गई है। इसलिए सभी कावड़ लाने वाले कावड़ भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी काली इस तरह की वर्दी ना ले, वो केवल भगवे रंग की या पीले रंग की अपने ही सनातन धर्म के लिए वो ले। जो ये थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है, ये ही 90% हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाता है। इसलिए कोई भी कावड़ लाने वाला हरिद्वार से कावड़ न खरीदे, या तो कावड़ बनाने का सामान अपने साथ लाए। यदि आपने उन जिहादियों की बनाई हुई कावड़ खरीदी तो वो कावड़ आपके लेने से पहले खंडित कर दी गई है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, वही षड्यंत्र वहां भी हो चुका है। शिकायत मिली थी क्या आपको? शिकायत कावड़ खंडित है, उसमें थूकने मूत्र करने का, गौ मांस भी होने का सारा षड्यंत्र है। इसलिए कोई भी कावड़िया वहां से कावड़ न खरीदे। स्वामी यशवीर ने पिछले साल भी मुहिम चलाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानदारों के लिए अपनी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन स्वामी यशवीर की अगुवाई में इस साल नए तरीके से पहचान की मुहिम चलाई जा रही है और बेरोक-टोक ये मुहिम चल रही है। कल स्वामी यशवीर हरिद्वार जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी हरिद्वार के पास नारसन में गुप्ता चाट भंडार नाम की एक बड़ी सी दुकान है। कल इसी दुकान को लेकर विवाद हो गया। स्वामी यशवीर और उनकी टीम जब पहुंची तो पता चला गुप्ता चाट भंडार के एक हिस्से में गुलफाम चाय बिस्किट बेच रहा था। असल में नरसन्ना में गुप्ता चाट भंडार के नाम से अशोक कुमार की बड़ी सी दुकान है। 1972 से ये दुकान चल रही है और इसी दुकान के एक हिस्से में उन्होंने गुलफाम नाम के शख्स को चाय की दुकान चलाने के लिए किराए पर कमरा दे रखा था। एबीपी न्यूज की टीम जब पहुंची उसी दौरान पुलिस की गहमागहमी देखने के लिए मिली। जिस क्यूआर कोड से इसकी पोल खुली वो स्कैनर उस वक्त भी वहीं लगा हुआ था। बताया जा रहा है 6 महीने पहले गुप्ता चाट भंडार के मालिक ने ये कमरा किराए पर दिया था। गुलफाम ने अपनी दुकान के लिए अलग से कोई साइन बोर्ड नहीं लगा रखा था। गुप्ता की आड़ में ही गुलफाम का काम चल रहा था और कल जैसे इसका खुलासा हुआ, गुलफाम अपनी दुकान से भाग गया। बाद में पुलिस ने गुप्ता चाट भंडार के मालिक अशोक कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। गुलफाम का क्यूआर कोड जब्त कर लिया गया है और इस पूरे विवाद की जड़ में एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में, वो स्वामी यशवीर का। स्वामी यशवीर की मुहिम का नतीजा है कि इस कावड़ रूट पर पहचान की पड़ताल चल रही है। पिछले साल इन्हीं की मांग पर यूपी सरकार ने नेम प्लेट दुकानों पर लगाना अनिवार्य किया था। कावड़ पर मचे कोहराम के सबसे बड़े चेहरे की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। हाईवे के किनारे चल रहे धर्म संग्राम का सबसे बड़ा चेहरा। सनातन धर्म की रक्षा का एक क्रांतिकारी अभियान है और ये क्रांति अब तब रुकेगी जब तक जिहादी लोग सनातन धर्म के बोर्ड का दुरुपयोग करना बंद नहीं करेंगे। जिनके बयान से शुरू हुआ यूपी में पहचान का घमासान। यदि जेल जाने की बातें आई तो जेल भी जाएंगे, लेकिन इस क्रांति को, इस आंदोलन को शांत नहीं होने देंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मचे कोहराम के केंद्र में है भगवाधारी। अब सनातन धर्म का बच्चा बच्चा अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैदान में आ चुका है। नाम स्वामी यशवीर, पता मुजफ्फरनगर, पहचान योग साधना आश्रम के महंत। स्वामी यशवीर वैसे तो देश के लिए बहुत जाना पहचाना सा नाम नहीं है, लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर जो घमासान मचा है, उस घमासान के केंद्र में यही स्वामी जी हैं। सफेद दाढ़ी, लालट पर गेरुआ टीका और भगवा चादर इनका ट्रेडमार्क है। मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पघरा नाम की जगह है, जहां इनका योग आश्रम चलता है। संसार के अंदर आश्रम में यशवीर लोगों को योग सिखाते हैं।
ज्ञान की शिक्षा देते हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए पहले गुरु को संस्कारवान बनना है। पहला गुरु है माँ, इसलिए माँ को भक्ति करनी है। इलाके में स्वामी यशवीर के सैकड़ों चाहने वाले हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, जो इनके इशारे पर पहचान की इस पड़ताल मुहिम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। स्वामी यशवीर ने पिछले साल ढाबों के नाम पहचान वाली मुहिम शुरू की थी। इन्हीं की मुहिम का असर था कि योगी सरकार ने पिछले साल खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया था। इस साल भी 28 जून से इन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की तो मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे पर विवाद हो गया। आरोप लगा कि इनके लोग पैंट उतरवा कर धर्म चेक कर रहे हैं। गोपाल उर्फ तजम्मुल नाम के शख्स का वीडियो वायरल भी हुआ। यहीं से स्वामी यशवीर इस साल विवादों के केंद्र में आए। विपक्षी दल के नेताओं ने हमले किए, स्वामी के एक्शन पर सरकार को घेरा। प्राइवेट आदमी को ये अधिकार है कि किसी ढाबे के ऊपर वो चेकिंग करे और पैंट उतरवाए। यही काम तो आतंकवादियों ने किया था पहलगाम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। स्वामी पर हमले इसलिए भी हुए क्योंकि इनका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुराना रिश्ता रहा है। योगी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब साल 2015 में स्वामी के बघरा आश्रम में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं। स्वामी यशवीर के बगल में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के लिए स्वामी यशवीर पिछले कई सालों से मुजफ्फरनगर में मुहिम चला रहे हैं। हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के बैनर के साथ इनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर ये भी पता चलता है कि स्वामी यशवीर इलाके में घर वापसी का कार्यक्रम चलाते हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दर्जनों तस्वीरें हैं, जिससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों की हिंदू धर्म में वापसी करवा चुके हैं। सनातन को लेकर अलग अलग तरह की मुहिम चलाते रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर इन दिनों स्वामी यशवीर पहचान की जो मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में उन्हें धर्मगुरुओं का साथ मिल रहा है। हम चाह रहे लड़ाई झगड़ा ना हो। आपने देखा होगा जब हमारा सनातनियों का समूह निकलता है उस समय कोई घटना ऐसे घट जाती है, उस समय क्या होगा? उस समय मैं समझता हूँ कितना बड़ा विवाद होगा और वो विवाद कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, पूरे भारत में पहुँचेगा। इसीलिए सबसे जो बेटर यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस दुकान पे खाना है, कहाँ पे लाइसेंस टंगी है, कहाँ पे नहीं टंगी है, वो देखना बहुत जरूरी है। यदि आप नाम छुपा करके रहोगे और आप गलत काम करोगे, आप हमारे सनातनियों को, कांवड़ियों को, परंपराओं को अशुद्ध करने का प्रयास करोगे, तुम कभी बख्शे नहीं जाओगे। सरकार की तरफ से अगर तुम चिन्हित हो गए तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। स्वामी यशवीर का मानना है वो जो कर रहे हैं धर्म रक्षा के लिए कर रहे हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए इन्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। थूक मूत्र का मिला हुआ अशुद्ध भोजन कराता है। हमें ये परेशानी है, कोई भी मुसलमान होटल, ढाबा आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो अपना नाम लिखे या न लिखे, ये शासन प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उन्हें हम अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं देंगे। स्वामी यशवीर की इस मुहिम पर विवाद फिलहाल तो नहीं थमने वाला है। 2015 में एक विवादित बयान के सिलसिले में स्वामी यशवीर को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उनके खिलाफ रासुका भी लगा था। करीब 7 महीने तक स्वामी यशवीर जेल में रहे थे।
कावड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होगी। 23 जुलाई तक यात्रा चलेगी। इस दौरान 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कावड़ में जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली, नोएडा की तरफ आएंगे। हर साल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। इस बीच गाजियाबाद में नॉनवेज की दुकानों को लेकर भी हिंदू संगठनों ने मुहिम तेज कर दी है। पहचान की इस मुहिम में हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन कूदा। संगठन से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा लेकर जुलूस निकाला है। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज की दुकानों पर जाकर दुकानदारों से बात की और सावन के महीने में अपनी दुकान बंद रखने की उनसे अपील की। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल ने दुकानों और ढाबों पर भगवा झंडे भी लगवाए। मेरठ रोड से लाखों की संख्या में शिव भक्त निकलते हैं और वो पवित्र गंगा जल को लेकर वहां से पैदल आते हैं। 200-250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो जिस तरीके का ये जिहाद फैला रहे हैं मुस्लिम, हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा और ये नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने के लिए हिंदू रक्षा दल यहाँ पर आया हुआ है। गाजियाबाद मेरठ रोड पर एक साथ नॉनवेज की 5 से 6 दुकानें हैं। आज एबीपी न्यूज की टीम जब इस इलाके में पहुंची तो दुकानदारों ने बताया हर साल वो कावड़ के महीने में दुकानें बंद रखते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। इस रास्ते पर लाइन से आप देख सकते हैं कि एक साथ कई नॉनवेज की दुकानें हैं और जो जानकारी हमें मिली थी कि कुछ हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो लोग हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे सावन के महीने में दुकानों को बंद रखने की जो अपील थी वो यहाँ पर की थी। पहले से ही जब सावन शुरू होता है तब जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाती है और इस बार भी जब कावड़ यात्रा शुरू होगी तो दुकानों को बंद किया जाएगा। कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई। सीसीटीवी के जरिए प्रशासन कावड़ यात्रा पर नजर रखेगा। गाजियाबाद का मुरादनगर कावड़ यात्रा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। प्रशासन की तैयारी है 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कावड़ मार्ग पर मौजूद रहेंगे और साथ ही करीब 1500 सीसीटीवी से कावड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। यात्रा के दौरान हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। हम लोगों ने लगभग 1000 जो है बैरियर लगाए हैं, प्लस 700 हमारे जो है ट्रैफिक कर्मी विभिन्न पॉइंटों पर लगे हुए हैं। सबके द्वारा होमवर्क भी किया जा रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है। अभी कल जो हम लोगों ने दिल्ली बॉर्डर में जो IG रैंक अधिकारी थे और नोएडा, बागपत, हापुड़ सभी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लगातार हम लोग शेयर करेंगे। कहीं भी जो है डाइवर्जन प्लान को जो है फेल नहीं होने देना है और इसको इफेक्टिवली लागू करके बॉर्डर अधिकारियों समन्वय बना के हम लोग आगे जो है इसको शांतिपूर्वक जो है इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराएंगे। और अब उत्तर प्रदेश से बिहार का रुख करते हैं। राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल हत्याकांड पर सियासी पारा हाई है। कल रात पटना के पौष इलाके में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को 24 घंटे होने को हैं। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हत्याकांड की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बिहार में जंगलराज की गूंज फिर से तेज कर दी। जंगलराज के मुद्दे पर बैकफुट पर रहने वाली आरजेडी पलटवार में जुटी है। अब आरजेडी नीतीश राज को जंगलराज बता रही है, वहीं बीजेपी बुलडोजर इंसाफ का ऐलान कर रही है। रात के 11:37 का वक्त था। पटना के कटारुका अपार्टमेंट के बाहर फॉर्च्यूनर कार के बगल में एक शख्स घात लगाकर खड़ा है। तभी अपार्टमेंट की तरफ 2 कार बढ़ती है, पहली ब्राउन रंग की कार और दूसरी सफेद। जैसे ही ब्राउन रंग की होंडा कार अपार्टमेंट के मेन गेट पर पहुंचती है, घात लगाकर खड़ा आरोपी तुरंत कार की तरफ बढ़ता है। कार सवार शख्स पर कई राउंड फायरिंग करता है और बेखौफ वहां से चला जाता है। ठीक पीछे खड़ी दूसरी कार में मौजूद शख्स को जब तक कुछ समझ आता तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुका था और पहली कार में मौजूद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान पटना के नामी उद्योगपति गोपाल खेमका के रूप में हुई है। वो गाड़ी दिखाते हैं, देखिए हम कैमरा पर्सन शैलेश से कहेंगे कि उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएं जिसमें खेमका सवार थे। वो खुद ड्राइव करते हुए एक कार्यक्रम से जो है यहाँ पे जो है वो आए थे। उसी दौरान अपराधी यहीं पर घात लगाकर छुपे हुए थे। उनके आते ही हुई ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उन पर शुरू कर दी गई। देखिए यही वो गाड़ी है जिसपे जो खेमका है वो थे, खुद ड्राइव करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। परिजनों का आरोप है कि घटना के 2 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आधी रात को पुलिस के इसी ढुलमुल रवैये के खिलाफ गुस्सा नजर आया।
कटारू का अपार्टमेंट पटना का पॉश इलाका है। यहाँ से महज 300 मीटर दूर गांधी मैदान का थाना है और 200 मीटर पर एसपी आवास। लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कि पॉश इलाकों में भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीआईपी इलाका है। गांधी मैदान थाना यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। एसपी आवास, डीएम आवास भी पास में है और सबसे बड़ी बात, सामने में गांधी मैदान है, वहीं पर जो है पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है, जैसे एसएसपी का कार्यालय है, आईजी, डीआईजी का कार्यालय है। जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना पास में है, लेकिन पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद सवालों में पटना पुलिस आज एक्शन में नजर आई। हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने डीआईजी से पूरे मामले की रिपोर्ट ली। फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने घटनास्थल पर पहुंची। वहीं आरोपियों को खोजने के लिए पटना की बेऊर जेल में रेड की गई। टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड ने 7 साल पुरानी वारदात को फिर से जिंदा कर दिया। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी हत्या हुई थी। हत्या का पैटर्न भी सेम था। गाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री के बाहर गुंजन खेमका की हत्या की गई थी। 7 साल बाद फिर उसी तरह पिता की हत्या को अंजाम दे दिया गया। गोपाल खेमका हेल्थ केयर के बिजनेस से जुड़े थे। मगध कैंसर अस्पताल के मालिक थे। वो पेट्रोल पंप का भी संचालन करते थे। पटना में गोपाल खेमका का रसूख उद्योग जगत से लेकर सियासी गलियारों तक था। हर राजनीतिक दल से उनके करीबी संबंध थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गोपाल खेमका के परिजनों से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को अपराधियों को पकड़ने का भरोसा दिया। गोपाल खेमका हत्याकांड ऐसे वक्त में हुआ जब बिहार में चुनाव का माहौल है। जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरने वाली एनडीए सरकार खुद जंगल राज के आरोपों में घिर गई है। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है। आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में भय खत्म। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और जंगल राज और पहले सतयुग कलयुग का बात करने से तो नहीं काम चलने वाला है। ये डबल इंजन की सरकार है, चाहे मोदी जी और नीतीश जी के गठजोड़ की सरकार है। उन पे ओनस जाता है, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरी एनडीए सरकार दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को खोज निकालेगी और साथ ही अपराधियों के घर के बाहर बुलडोजर की गूंज भी सुनाई देगी। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े। हम जीरो टॉलरेंस अपराध के मामले में रखते हैं और हमारे राज्य में और लालू जी के राज्य में यही बुनियादी फर्क है, जिसमें अपराधियों को किसी प्रकार का भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। वो दिन अब हवा हुए जब मुख्यमंत्री के आवास से फिरौती की रकमें तय होती थी। जंगलराज के खिलाफ वोट लेने वाले नीतीश कुमार के लिए गोपाल खेमका हत्याकांड मुश्किल बढ़ा सकता है। बीते 2 दशक से जीतन राम मांझी के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो नीतीश ही सीएम की कुर्सी पर हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सुशासन बाबू मुंह नहीं फेर सकते। हिमाचल प्रदेश के मंडी की जहां आपदा आई, 5 दिन पहले बादल फटा, तबाही लेकर आया। एक तरफ मंडी में राहत और बचाव का काम चल रहा है और दूसरी तरफ इस आपदा को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। आपदा के बाद सांसद कंगना रनौत के मंडी न पहुंचने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी नाराजगी जाहिर कर दी। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो कंगना ने अब मंडी की तरफ कूच किया है।
बंद कर दो पूरा। यहाँ सामने ये कुदरत की मार से करहते मंडी की तस्वीर है। 30 जून और 1 जुलाई की रात आसमान से आई आफत के बाद मंडी में हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान फैले हुए हैं, जिन्हें समेटने के लिए इन दिनों पूरा सरकारी अमला और राहत बचाव की टीमें दिन रात काम में लगी हैं। लोगों के आंसू पोंछने के लिए सरकार से लेकर विपक्ष तक के नेता लगातार मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच गए, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में सांसद कंगना रनौत अब तक अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी नहीं पहुंची, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आपदा के 5 दिन गुजरने के बाद भी कंगना कहां हैं? कि वो प्रैक्टिकली हमारे लोगों की समस्या या नेचुरल क्लाइमेट जो आई है उसमें कुछ कर सकती है, तो बहुत बड़ी गलती है। सांसद की भूमिका ऐसे होनी चाहिए, जब जो वोट मांगने आए तो लोगों को चंबर करके उन लोग दिखावा करके उन लोगों से वोट ठगे। कंगना रनौत जी को भी आना बहुत जरूरी था। बॉम्बे में बैठे हैं या बाद में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आएंगे, तो उस मदद का कोई फायदा नहीं है। खुद हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम नेता विपक्ष जयराम ठाकुर आपदा के बाद कंगना के मंडी न पहुंचने पर इशारों में अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कंगना के मंडी न आने पर सवाल पर जयराम ठाकुर ने यहां तक कह डाला कि जिन्हें लोगों की फिक्र नहीं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करनी। मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं। जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करना ही चाहता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर जयराम ठाकुर के गुस्से की वजह है 4 जुलाई का एक्स पोस्ट, जिसमें कंगना ने लिखा, मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुझे सलाह दी, जब तक प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। मैं प्रशासन की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही अनुमति मिलेगी मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करूंगी। मंडी में गैर मौजूदगी को लेकर लोगों और अपनी ही पार्टी में पनपे इस गुस्से को देखते हुए कंगना एक सोशल मीडिया पर जानकारी देती हैं कि वो हिमाचल के लिए निकल चुकी हैं और बहुत जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों का अब दौरा करेंगी। लेकिन कंगना के मंडी कूच के ऐलान के बावजूद कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या काम जो मुसीबत आने में अपने क्षेत्र से नदारद रहे। पर आज तक तो कहीं दिखी नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको। रिप्रेजेंटेटिव का ये दायित्व बनता है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े रहे और खास करके मुश्किल समय में खड़े रहे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की गैर हाजिरी के मुद्दे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही जयराम ठाकुर पर तंज कस चुके हैं कि जयराम ठाकुर ने जिन कंगना रनौत को मंडी से जिताने के लिए 2024 में दिन रात एक कर दिए, वो कंगना जनता को मुसीबत में छोड़कर गायब हैं। कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे हैं। हालांकि देर से ही सही, लेकिन कंगना आखिरकार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने जा रही है। पर बड़ा सवाल ये है, क्या कंगना लोगों के बीच फिर से भरोसा कायम कर पाएंगी? आगे बढ़ेंगे। मौसम के बिगड़े मिजाज ने अमेरिका में बड़ी आफत ला दी है। अमेरिका का टेक्सास प्रांत में चंद घंटों की बारिश की वजह से त्राहिमाम मच गया। टेक्सास के हिल कंट्री इलाके में हुई बरसात के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। ऐसी तबाही मची कि 27 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 9 बच्चे भी हैं। वहीं बाढ़ की वजह से कई लोग लापता हैं। 20 से ज्यादा लड़कियां हैं, जिनके बचाव और रेस्क्यू के लिए अब भी टेक्सास में राहत और बचाव का काम जारी है। पहली तस्वीर, बेतहाशा बरसात के चलते रौद्र रूप में बहती नदी। दूसरी तस्वीर, बारिश के बाद आए तूफान से चारों तरफ मची तबाही। तीसरी तस्वीर, मौसम की मार के बीच बिगड़े हालात में लापता लोगों को तलाशने की अफरा तफरी। मौसम की मार और प्रकृति के अत्याचार की तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास स्टेट की हैं, जहां ग्वाडालुपे नदी में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका भी कुदरत के आगे पस्त पड़ गया। टेक्सास में आई इस बाढ़ की वजह है फ्लैश फ्लड। दरअसल टेक्सास के हिल कंट्री इलाके में शुक्रवार की रात भारी बारिश हुई। अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक चंद घंटों में ही इलाके में 10 इंच से ज्यादा पानी बरस गया, जिसकी वजह से ग्वाडालुपे नदी का जलस्तर 45 मिनट में 25 फीट तक बढ़ गया और देखते ही देखते बाढ़ ने हदों को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास से सामने आई तबाही पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बाढ़ बहुत भयानक है, ये चौंकाने वाली है और इस आपदा से निपटने के लिए उनका प्रशासन टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट के साथ मिलकर काम कर रहा है। This happened very quickly over a very short amount of time that could not be predicted, even with the radar. Our team constantly reviews radar, constantly has NWS or National Weather Service messages. We send them out on a regular basis and we communicate effectively. This is not like a tornado where you can have a siren. This is not like a hurricane where you're planning weeks in advance. You know, it hit hard, and things like this happen in a very strategic, very isolated area. अचानक हुई भारी तेज बारिश से करविल इलाके में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि रात में स्थानीय लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। बाढ़ की चपेट में आने से एक समर कैंप में मौजूद 20 से ज्यादा बच्चियां लापता हो गईं। टेक्सास में इस भयानक आपदा की वजह से 24 लोगों की जान चली गई, जिनमें से करीब 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 237 लोगों को बचा लिया गया, जिनमें से 167 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। There's a lot of discussion about casualties, how many fatalities, a lot of discussion about how many people are missing. And I've been advised not to use any numbers. We do have some numbers, but we're not going to use them at this time. We'll have another meeting. What is it, 3 o'clock? We have another one? Yes, sir. Okay. And hopefully be able to flesh out some of those numbers. But suffice it to say, this has been a very devastating and deadly flood. लापता बच्चियों को ढूंढने के लिए करविल पुलिस हेलीकॉप्टर और नावों से तलाशी अभियान चला रही है, जबकि फायर सर्विस की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में बच्चियों की खोजबीन में लगी हुई है। हालांकि बाढ़ और उसके बाद आई तूफान के चलते कई जगहों पर सड़कें या तो टूट गई या पानी में डूब गई, जबकि कई इलाकों में पेड़ गिरने से इंटरनेट और बिजली की सेवाएं ठप हो गई, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन लगी टीमों को अभियान चलाने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।